आज मुझे रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आयोजकों को मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं और मुझसे अर्नब जी ने आशा रखी है कि मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का रोल और किस तरीके से हम पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करूं, ऐसी मुझसे आशा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति और राजनीतिक दल के साथ मेरा जुड़ाव बड़े यंगर डेज में हो गया था, इसलिए एक लंबी राजनीतिक यात्रा का मैं सहभागी भी रहा हूं और सहयात्री भी रहा हूं और मुझे उसको बहुत नज़दीक से देखने का मौका भी मिला। मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि 2014 when the Prime Minister Narendra Modi takes over the reins of India as the Prime Minister, as the प्रधान सेवक, उस समय से लेकर अब तक हम देखते हैं कि भारत के राजनीतिक संस्कृति को उन्होंने बदल डाला है। चुनाव होते हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, यह तो चलता है, लेकिन उन्होंने राजनीति की परिभाषा बदल दी। उन्होंने राजनीति के संस्कृति बदल दी। And when I saw that he has changed the political culture of the country, इसके पहले क्या होता था? इसके पहले ये होता था कि वोटों के जमावड़े को जोड़ने के लिए कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजनलिज्म, कौन सा एंगल बैठता है उसको बैठ करके चलाना और अपने लोगों को जोड़ करके सरकारें बनाना। दूसरी बात, जब सरकार बन जाती थी तो वो सरकार लोगों की नहीं होती थी, वो किसी जाति की होती थी, वो किसी धर्म की होती थी, वो किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट करने वाली होती थी। So you used to take the confidence of the people and then use it for yourself. This was the culture before. But in 2014, the culture of the political culture of the country changed and it became a politics of report card, performance, accountability, delivery, last mile delivery. ये नए नए शब्द राजनीति में हम लोग को देखने को, सुनने को मिले और उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया। अब इकोनॉमी की बात करें। अब कोरोना तो अमेरिका में भी आया, कोरोना तो यूरोप में भी आया, कोरोना तो जापान में भी आया, कोरोना तो ऑस्ट्रेलिया में भी आया। आज इनकी इकोनॉमी देखिए तो ये लड़खड़ाती इकोनॉमीज हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी कोरोना के बाद और यूक्रेन के वॉर के बाद इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी विच वी हैव गॉट, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। वेस्ट एंड फार ईस्ट दोनों ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना, लगाना कि नहीं लगाना। कोरोना आके चला भी गया, ये फैसला ही नहीं कर पाए कि इकोनॉमी जरूरी है या ह्यूमैनिटी जरूरी है। लेकिन हमारे नेता मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और जब कोरोना के लिए हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया तो मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है। दिस इज प्रिसिशन। ये छोटी बातें नहीं है, ये 140 करोड़ की जनता की भविष्य को तय करने वाली है। On 20th January 2020 we get the first case of corona. On 20th April 2020 Prime Minister sets up a task force, and within 9 months we have 2 indigenous vaccines and we have been vaccinated
220 crores with double dose and along with the booster. This is India, this is Bharat, जिसको हमको समझना चाहिए. अब मैं जब इकोनॉमी की बात करता हूं, जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, आज हम छलांग लगा करके 10th से 11th पोजीशन से 5th पोजीशन पे आ गए हैं, एंड वी हैव ओवरटेकन ग्रेट ब्रिटेन. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. And now it is projected, not by us, but by the economic organizations, that by 2028, we will be number 3 economy in the world. This is it. अगर हम बात करें, अब देखिए, अपॉर्चुनिटी, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, आपदा को अवसर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. पिछली 100 साल पहले जब कोरोना आया था, तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे. People had died because of hunger than the disease itself. तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ people will be getting 5 kilo of wheat, 5 kilo paddy, rice and 1 kilo pulse. ये हम देंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा. The impact is that now IMF says that 13.5 crore people have come out of the below poverty line, गरीबी की रेखा से ऊपर निकल आए हैं. ये आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है. और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी कहता है कि लेस देन 1% एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू लेस देन 1% इन इंडिया. ये हमारे सामने आता है. एंड इट इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड दैट इन 2028 इंडिया विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. 18% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का होगा, भारत का होगा. ये हमको समझना चाहिए. इन्फ्लेशन कोरोना के समय 12% था, आज वो 6.3% पर है. इनफैक्ट IMF बोलता है कि ये 23 में भी ये रहेगा, 24 में भी यही रहेगा. उसी तरीके से हम देखें तो एग्रीकल्चरल बजट हैज इंक्रीज्ड बाय 6 times. और देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये ठीक है, देश को मजबूती करने के लिए 2 बातों पर प्रधानमंत्री जी ने ध्यान रखा. दुनिया में भारत की इज्जत होनी चाहिए, इसलिए सिक्योरिटी, नेशनल कॉन्फिडेंस, नेशनल स्टैंड, नेशनल इंटरेस्ट, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन इस बात पर तय होते हैं, वेयर डज इंडियाज इंटरेस्ट लाइज, और इंडिया अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं. इस बात को हम लेकर के चलते हैं. इसलिए G20 ये सब रहा, लेकिन PM ऑल्सो फोकस्ड ऑन गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान. इन सब को जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश मजबूत नहीं होगा. इसको हमको समझ लेना चाहिए. एंड कीपिंग दिस इन माइंड, ही ट्राइड टू सी दैट प्रोग्राम्स होने चाहिए. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, नाउ 50 करोड़ पीपल गेटिंग, 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन गेटिंग ए 5 लाख रुपी पर ईयर हेल्थ कवरेज. अगर हम बात करें टैप वाटर कनेक्शन, आई बिकेम MLA. My parliamentary life starts from 1993. I was first became MLA in 1993. At that point of time, जब हम गांव में जाते थे, गर्मियों में जाना मुश्किल होता था, क्योंकि महिलाएं घेर लेती थी. ये मैं 3 किलोमीटर नीचे से पानी ला रही हूं, गर्मी में पानी नहीं है, मेरे बाल, सर के बाल देखो उड़ गए, घैला उठा करके 3 hours लगते थे. Now 100% टैप कनेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड एंड 9 करोड़ घरों को टैप कनेक्शन दिया गया है, हर घर में. दिस इज द डिफरेंस. इफ आई टॉक अबाउट गैस कनेक्शन, आप लोग पता नहीं है, मैं तो गांव में रहा हूं, मुझे तो गांव का पता है. बहनें 4 बजे सुबह उठती थी, 5 बजे जंगल में जाती थी, लकड़ियां काट के लाती थी. लकड़ियां गीली होती थी, कच्ची होती थी, उसको जलाती थी, उससे धुआं उठता था, उनके फेफड़े खराब हो जाते थे.
यह हमने गांव की ज़िंदगी देखी है। और आप लोगों ने भी बहुत से स्टोरीज कवर किए होंगे प्लेन इलाके के, जहां बहनें 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल जा कर के वो कहीं पर कोई टैंकर आया हुआ है उससे पानी ले रही हैं। नाउ सॉरी, पानी की बात कर रहा हूँ मैं, उज्ज्वला योजना की बात करूँ तो उज्ज्वला योजना की दृष्टि से देखा जाए तो आज जब गैस कनेक्शन दिया जाता है तो 5 मिनट के अंदर महिलाएं अपने घर में चाय पिलाकर, परिवार को उठाकर घर के काम में जुट जाती हैं। दिस इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो चाहे टैप कनेक्शन हो, चाहे उज्ज्वला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, 3.5 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़ घर सैंक्शन हुए। अब मैं इसको भी सुनाई देता हूं क्योंकि मेरे साथ ये घटी हुई है। मेरे बीडीओ साहब आते थे, उनको देख, बीडीओ मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो बीडीओ साहब बोलते थे। तो वो आते थे मेरे घर पर, तो मैं उनको हंसते हंसते बोलता था, कहिए बीडीओ साहब क्या खुशखबरी है। बोला एक खुशखबरी है। मैं कहता था बताओ। बोले आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, बताइए किसको दूं मैं कहता था साहब आप ही रख लो, जिसको मर्जी उसको दे दो, मैं तो बांट नहीं सकता हूं क्योंकि एक अनार 100 बीमार, कैसे बांटूंगा। टुडे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हैज बीन सैंक्शनड, 3.5 करोड़ लोगों को मिल गए। तो मैं अगर सुनाने लगूं आपको कि किस तरीके से चेंज आया, किस तरीके से, अब जनधन योजना, less than 3 crore people had crossed or entered into the bank and had bank accounts. Now 49 crore women and men have got जनधन योजना। ये जनधन योजना स्कीम ही नहीं चली थी। यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी का कन्वर्ट करने में ये जनधन योजना का जो योगदान है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जितना बड़ा योगदान है वो हम सबके ध्यान में आता है। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं, I remember my colleagues, my friends, my parliamentarians, वो कांग्रेस के लोगों ने हेठी की थी, मजाक उड़ाया था प्रधानमंत्री का। योर प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स अबाउट स्वच्छता अभियान फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, लाल किले के प्राचीर से बात करता है। ये कोई बात करने की बात है? उनको मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री प्रोवाइडेड 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिया गया, 12 करोड़ लोगों को। अब ये 12 करोड़ बहनें, you understand, Ram Manohar Lohia had said in 66 in Parliament that I feel ashamed that when I go travel on the national highway, मैं झुंड की झुंड महिलाएं देखता हूं जो सवेरे अपने डेली नित्य कर्म के लिए वो रोड से जाती हुई देखता हूं। कैसी डिग्निटी थी इनकी, कैसी लाइफ थी इनकी। And 12 crore women means 12 crore children also, 12 crore families also. What type of life they were leading? और टुडे स्वच्छता अभियान में 12-12.5 करोड़ स्वच्छता के टॉयलेट्स दे करके विमेन विद डिग्निटी, विद एम्पावरमेंट आज खड़ी हैं। ये हमको समझ में आना चाहिए। तो अब हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपने ही देखा होगा, अगर किसी को ये उत्तर प्रदेश के पास के गाजियाबाद से आगे किसी शहर की ओर चले जाना पड़े तो शाम हो जाती थी। आज किसी से पूछो, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। कैसे आ जाओगे? अब तो हाईवे है जी, हाईवे है जी। हाईवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, सब पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, आपको दिखता होगा। या तो रोड बन रही है या रोड बन करके तैयार है, लेकिन सब जगह 4 लेन है वो 6 लेन हो रही है। तो दीज आर द डेवलपमेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस। और ऐसे मैं बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ। अगर हम डिफेंस की दृष्टि से देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो 8 टाइम्स बढ़ा है, पल्स प्रोडक्शन 42 टाइम्स बढ़ा है। और उसी तरीके से रोज़गार के लिए भी 9 रोज़गार मेले लगा करके 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी विमेन रिजर्वेशन हुआ, नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम। अब ये किस बात के लिए रुका हुआ था, क्यों रुका हुआ था? इच्छा शक्ति आई और प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन के विधेयक को पास किया। 33% of the population, 33% of Indian women are going to
गेट रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड इन विधानसभा, ये परिवर्तन आया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो कुल मिलाकर के हमारे को बताती हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और आगे हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आजकल लोगों को ओबीसी का बहुत चर्चा शुरू हुई है, पार्लियामेंट में भी ओबीसी की चिंता, ओबीसी की चिंता। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, काका कालेलकर की रिपोर्ट को किसने रिजेक्ट किया था? हु वॉज दैट प्राइम मिनिस्टर? इट वॉज योर ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू। किसने ठंडे बस्ते में मंडल कमीशन को डाला? इट वॉज योर ग्रैंड मदर। किसने ठंडे बस्ते में मंडल कमीशन को डाला? इट वॉज योर पूजनीय पिताजी, यही थे, इन लोगों ने डाला। और अगर मैं आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पार्लियामेंट की स्पीच बताऊं तो उन्होंने क्या कहा था? न जात पे न पात पे, ये जाति को उन्होंने रिजेक्ट किया था। एंड ही हैड सेड दैट रिजर्वेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये उन्होंने कहा था। एंड आवर गोल इज टू हैव ए कास्टलेस सोसाइटी। और आज मैं ये कह सकता हूं, जात हो या बात हो, सत्ता अपने हाथ हो, ये उनका उद्देश्य बन गया है। इसलिए ये कलर, दे चेंज कलर्स। आज दे आर बिकमिंग चैंपियंस ऑफ ओबीसी। और चैंपियंस, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि एक तरफ आप ओबीसी को गाली देते हो, माफ़ी भी नहीं मांगते हो, तुमको इतना अभिमान है, घमंड है कि तुमको माफ़ी मांगने में भी शर्म आती है, और फिर ओबीसी की दुहाई देते हो, एक बार नहीं अनेकों बार गाली देते हो। तो ये जो आपके चेहरे हैं, ये सब लोगों को मालूम है, सबके ध्यान में है, ये सब हम जानते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए, हमारी कोशिश है कि हम कॉन्स्टेंटली पग पग पर आगे बढ़ते चले जाएं, नॉट फॉर एनीबडी टू रिमेन इन पावर, बट फॉर टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, टू ब्रिंग इट गुड नेम टू द कंट्री। भारत मजबूत हो, भारत के लोग मजबूत हो, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए हम काम करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। आज हमारे पास, हम लोगों ने जहाँ 303 एमपीज हमने चुनाव में जीते, वहीं मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आउट ऑफ 21 विधानसभा आफ्टर 2019 वी हैव वन 13 विधानसभा इलेक्शंस, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है आउट ऑफ 21। महाराष्ट्र में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश में हमने सरकार दोबारा बनाई है, उत्तराखंड में हमने दोबारा बनाई है, गोवा में हमने तीसरी बार बनाई है, मणिपुर में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नॉर्थ ईस्ट में हमने अपने आप को रिपीट कर लिया है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में। बंगाल में हम 3 सीट से बढ़े थे, 77 सीट तक चले गए। हमने वहाँ पर परसेंटेज अपना 38.1% वोट शेयर बढ़ाया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक असेंबली इलेक्शन का सवाल है, वी हैव वन बाई इलेक्शंस 96 और पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस 8 में से 6 हम जीत करके आए हैं। तो एक हमारा कांस्टेंट ग्रोथ पार्टी की दृष्टि से हुआ है। अभी चुनाव मध्य प्रदेश के हैं, अभी राजस्थान के हैं, अभी छत्तीसगढ़ के हैं, तेलंगाना के हैं और मिजोरम के हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी चुनाव में अच्छा करेगी और सरकार में हम आएंगे, इस बात का हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हमने वहाँ पर गुड गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को एम्पावर किया है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, हमको मालूम है वहाँ विमेन के किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्या हाल है। छत्तीसगढ़ में करप्शन, उसी तरीके से राजस्थान में करप्शन। दीज आर इश्यूज, जिन इश्यूज पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। और तेलंगाना में भी आपको मालूम है कि किस तरीके का नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। तो वी आर ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन और उसमें हम काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, चुनाव की दृष्टि से बहुत सी बातें कर सकता हूँ। एक बात मैं, आई विल यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू हैव ए पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑन दिस, एंड दैट पॉलिटिकल डिस्कोर्स इज, मुझे कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हारे में, तुम कहते हो सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, पर मैंने इतना जरूर कहा कि जिस रास्ते तुम चले हो तो तुम बढ़ नहीं पाओगे, खत्म ही हो गई, ये बात पक्की है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तुम्हारे रास्ते कह रहे हैं।
देखिए, थोड़ा सा हमको दो तीन चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पहली चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये जो आप अलायंस बता रहे हो, इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस में नया है क्या? अरे भाई, गुटकर ग्रुप में तुम पहले से इकट्ठे जम्मू कश्मीर में थे कि नहीं थे? नया क्या जुड़ा? उल्टे और दो तीन पार्टियां तुम्हारे खिलाफ वहां खड़ी हैं। पंजाब में आप नया अभी तक क्या जोड़ पाए हो? हरियाणा में आप नया क्या जोड़ पाए हो? दिल्ली में आप नया क्या जोड़ पाए हो? उत्तर प्रदेश में आपके साथ नया क्या जुड़ रहा है? आप मध्य प्रदेश का किस्सा देख ही रहे हैं, नो एंट्री है। तो आफ्टर ऑल ये सारी चीजों को आप देखिएगा तो आप अलायंस अलायंस कर तो रहे हो, लेकिन कौन किसको जोड़ रहा है, कहां जुड़ रहा है, ये तो मेरे को समझा दो। तो सिर्फ कम साथ खड़े हो जाने से वोट खड़ा हो जाता है, ये नहीं होता। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपको मैं कितने राजनीतिक सूझबूझ क्यों दूं, ये आप जानो। आपको मुबारक, आपका अलायंस होता है, बहुत अच्छी बात है, आप कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं इससे नई बात कहना चाहता हूं, और इसलिए मेरी एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी दिस बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी रही है, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे सिकुड़ती हुई, कमजोर होकर के इसका ऑल इंडिया प्रेजेंस धीरे धीरे कम हो गया। तमिलनाडु में 60 इयर्स हो गए पांव उखड़े हुए, 60 इयर्स हैव पास्ड, दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपने बनाया, आप दोनों जगह से उखड़ गए। आप महाराष्ट्र में सिकुड़ गए, आप गुजरात में समाप्त हो गए, आप उड़ीसा में समाप्त हो गए, आप वेस्ट बंगाल में समाप्त हो गए, आप उत्तर प्रदेश, जहां इतने चीफ मिनिस्टर्स उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने दिए हैं, आज वहां से आप समाप्त हो गए। और एक रीजनल पार्टी 24 करोड़ की जनता पर हमारे से विरोध में खड़ी है। कभी आपने सोचा ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने नेशनल एस्पिरेशंस के साथ साथ रीजनल एस्पिरेशंस को ब्लेंड नहीं किया, आपने उसको जोड़ा नहीं, और इसलिए आपके एरोगेंस से आप धीरे धीरे चले गए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि रीजनल पार्टीज हैव स्लोली बिकम फैमिली पार्टीज। फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती साहब थे, महबूबा मुफ्ती आ गई, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, नीचे चौटाला फैमिली, उससे नीचे आइए तो उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल, फुल स्टॉप। आप बिहार चले जाइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा, फुल स्टॉप, तेज प्रताप, फुल स्टॉप। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, पीसी, भाईपो, फुल स्टॉप। आप नवीन बाबू की पार्टी देखिए, अकेले ही हैं, जो हैं सो हैं, बस है, बाकी सब बाहर। आप वाईएसआर की पार्टी को देखिए, वाईएसआर थे, अब जगनमोहन रेड्डी है, वहां भी परिवार में आगे कलह हो गई है। आप केसीआर की बात कीजिए, बीआरएस की बात कीजिए, टीआरएस की बात कीजिए, केशव चंद्रशेखर राव की बात कीजिए, तो केसीआर, केटीआर, बेटी, दामाद और बेटा, बाकी फुल स्टॉप। आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, शरद पवार और सुप्रिया, बाप बेटे रह गए। आप उद्धव की बात कीजिए तो उद्धव, आदित्य, परिवार, फुल स्टॉप। अब मैं ये कहता हूं कि इस देश को, नेशन को चलाने के लिए, 140 करोड़ की जनता को नेतृत्व देने के लिए ऑल इंडिया पार्टी बनना हो तो आपको परिवारवाद से निकलना होगा, नहीं तो फुल स्टॉप लगना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा कहना। दिस इज अनसाइंटिफिक, दिस विल नॉट वर्क। और तुम हमसे लड़ने चले आए हो, हम उस पर क्या कह सकते हैं? हम यही सिर्फ कह सकते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अरे थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर अपनी ताकत जमा लेने से आप मुद्दों के साथ देश को नहीं चला सकते हो। देश को चलाने के लिए, इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है, और हम कल प्रेसिडेंट रहे न रहे, भारतीय जनता पार्टी रहेगी और हम विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, ये हमारा उद्देश्य है।
वी वर्क फॉर दिस, वी वर्क फॉर एन आइडियोलॉजी। अब आप बोलो कैसा लेफ्ट है? वेस्ट बंगाल में दोस्ती करता है, केरला में लड़ता है, समझ में नहीं आता कौन सा ये कौन सी आइडियोलॉजी है। तो ये सब जिस कंफ्यूजन, देखिए आप यू आई विल बी जज्ड ऑन योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, आपको मालूम है तो आप जानो। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति में, डेमोक्रेसी में सबको बढ़ने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी, अब आप लोग मेरे से हमेशा प्रश्न पूछते रहते हो, इसका क्या है जी, इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। अब भाई छोटी मोटी दुकान लगा करके हर एक जगह हम उस विषय को जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं वैसे मैं रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम 18 करोड़ की पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की एस्पिरेशन है। वी हैव टू वर्क इन ए वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर विथ फुल हम्बलनेस इन अवर कमांड, एंड हमको देखना है कि हम देश के लोगों को किस तरीके से विकास के साथ जोड़ करके मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इस काम में हम जुड़ रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए मुझे बड़ा उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी का और 2024 का दिखता है, और 2024 में हम पूरी ताकत के साथ आगे आएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद ज़रूर हमको मिलेगा, उस आशीर्वाद के साथ हम पूरी ताकत के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।